और देखिए, इस बार दिलचस्प बात यह है कि आईपीएल भी चल रहा है, यानी इंडियन प्रीमियर लीग भी चल रहा है और पॉलिटिकल लीग भी चल रहा है। और आईपीएल और भारत के चुनाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं और इन दोनों का ही फाइनल लगभग आसपास ही होगा। और इसमें विपक्ष के इंडिया गठबंधन के प्राण अब लगभग पूरी तरह से निकल चुके हैं। यानी ये वाला जो आईपीएल है, पॉलिटिकल लीग का आईपीएल, इसमें मुकाबले जो हैं वो बहुत दिलचस्प नहीं हो रहे, क्योंकि जो टीम है आईपीएल में तो दो दो टीम जब आती हैं तो बड़ी मजबूती से एक दूसरे के साथ खेलती है, लेकिन यहां एक टीम बहुत मजबूत दिख रही है, दूसरी थोड़ी कमजोर दिख रही है। आज जम्मू कश्मीर में विपक्ष का इंडिया गठबंधन टूट गया और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी। और अब इंडिया गठबंधन की ये दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर में भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, जहां लोकसभा की 5 सीटें हैं। और यहां बात सिर्फ एक जम्मू कश्मीर राज्य की नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन समाप्त हुआ। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम के बीच गठबंधन नहीं हुआ और वहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। इतने बड़े राज्य में भी इंडिया गठबंधन का अस्तित्व नहीं है। इसी तरह केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, वहां भी कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और पंजाब में भी लोकसभा की 13 सीटें हैं और वहां भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हुआ। तो इन सारे राज्यों में इंडिया गठबंधन की टीम जो है वो फेल हो गई। महाराष्ट्र में भी विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है और महाराष्ट्र में अभी विपक्षी पार्टियां अपने हिसाब से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती जा रही हैं। और जिस दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड में विपक्षी दलों के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बनी भी है, वहां कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। यानी क्षेत्रीय दल जो हैं वो कांग्रेस को पूछ नहीं रहे हैं। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की 80 में से सिर्फ 17 सीटें मिली, बिहार की 40 में से 9, दिल्ली की 7 में से सिर्फ 3, तमिलनाडु की 39 में से सिर्फ 9, झारखंड की 14 में से 7 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। यानी जिन राज्यों में कांग्रेस गठबंधन करने में सफल हुई, वहां उसे क्षेत्रीय दलों से भी कम सीटें दी गई हैं। तो कांग्रेस कहने को तो राष्ट्रीय दल है, लेकिन इन सारे राज्यों में कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी बन गई है। और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और जम्मू कश्मीर जैसे जो बड़े राज्य थे, वहां तो गठबंधन हो ही नहीं पाया। इससे आप समझ सकते हैं कि यह गठबंधन सफल नहीं हो रहा है। और इसका नाम तो बहुत अच्छा सोचा गया, नाम उन्होंने शानदार सोचा, क्रिएटिविटी के लिए पूरी दाद देनी चाहिए। इंडिया गठबंधन नाम बड़ा अच्छा था, लेकिन यह गठबंधन धरातल पर लैंड नहीं कर पा रहा है। और यह गठबंधन असल में तस्वीरें खिंचवाने तक सीमित रह गया है। आज इंडिया गठबंधन क्या है? यह गठबंधन है तस्वीरें खिंचवाने के लिए, यह गठबंधन है रैलियां करने के लिए। नेता तस्वीर खिंचवाने के लिए मंच पर तो साथ आते हैं, लेकिन साथ चुनाव नहीं लड़ पाते, उसके लिए सहमत नहीं है। तो इस तरह की जो फोटो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसके लिए इंडिया गठबंधन बिल्कुल सही है। सारे नेता इकट्ठे होते हैं, एक मंच पर आते हैं, मीडिया के सामने फोटो खिंचवाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, स्टूडियो में इंटरव्यूज देते हैं, बस वहां तक इंडिया गठबंधन सीमित हो गया है। लेकिन ये सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर तो खड़े हैं, लेकिन चुनाव साथ नहीं लड़ पा रहे हैं। कांग्रेस ने जो फिलहाल हमसे बात की, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। मुझे अफसोस है कि मैंने तो कह दिया, मैंने तो अपना फर्ज निभाया, मगर जो उन्होंने किया और उसके ऊपर से जो उमर साहब की बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बहुत अनफॉर्चुनेट थी। वो बहुत दिल को खराब करने वाली थी कि पीडीपी कौन है, इनका वजूद कहाँ है, ये क्या है। तो उससे तो उन्होंने हमें बहुत दूर धकेल दिया, हमें तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे भी नहीं माना और ये कहा कि हम असेंबली इलेक्शन में सोचेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा होगा, इनका कंडक्ट कैसा होगा। तो ये तो मुझे लगता है कि ये ज्यादती थी। तो जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, तब हमने आपसे कहा था कि इंडिया गठबंधन के प्राण भी धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन लगातार दिन पर दिन कमजोर हो रहा है, क्योंकि इनके नेताओं में एकता की कमी है, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं और एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और फोटो खिंचवाने के लिए तो साथ आ जाते हैं, एक मंच पर रैली करने के लिए तो साथ आ जाते हैं, लेकिन चुनाव में एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अब हम चुनाव पर हमारी विशेष सीरीज के तीसरे अंश में बीजेपी के प्लान 370 का विश्लेषण करेंगे। ये
370 का जो आंकड़ा है यह आजकल आप बहुत सुनते होंगे। आपको आज हम बताएंगे कि जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी पिछले चुनावों में दूसरे स्थान पर रही थी, उन सीटों पर उसे कितने वोट मिले थे। क्योंकि सबके मन में बात आज यह है कि क्या बीजेपी अकेले अपने दम पर 370 सीटें जीत सकती है। ये जो 370 सीटों का लक्ष्य रखा गया है, ये लक्ष्य कितना सही है, या सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए 370 का लक्ष्य रख दिया गया है। क्या यह लक्ष्य संभव भी है या नहीं है, या सिर्फ हवा में यह लक्ष्य रह जाएगा। क्या बीजेपी 370 सीटें जीत भी सकती है? तो आज उसका जवाब हम आपको देंगे, और सिर्फ आंकड़ों, इसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं है, आंकड़ों के जरिए आपको बताएंगे। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी में इन सीटों पर जहां जहां कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर रही थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए आज भी जीतना बड़ा मुश्किल है। पिछली बार बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 303 लोकसभा सीट उसने जीत ली। तो इसको, आंकड़े को आप ध्यान से देखिएगा, 303 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी 436 में से, और 72 सीटें ऐसी थीं जिन पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, दूसरे स्थान पर। तो इसको आप याद रखिएगा, इस आंकड़े को। इन 72 सीटों में जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, उनमें भी 50 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में थी। बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर बीजेपी रनर अप रही, यानी दूसरे नंबर पर रही, उनमें हर सीट पर उसे औसतन 4,35,000 यानी लगभग 42% वोट मिले थे। इसका मतलब यह हुआ कि इन सीटों पर बीजेपी ने अपनी प्रतिद्वंदी पार्टियों को कड़ी टक्कर दी, और देश में लोकसभा सीटों पर हार के अंतर का जो राष्ट्रीय औसत है, उससे भी कम अंतर से बीजेपी इन सीटों पर हारी थी। उदाहरण के लिए, देश में हर सीट पर हार का अंतर लगभग 2 लाख वोटों का है, लेकिन बीजेपी जिन 72 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, उन सीटों पर उसकी हार का यही अंतर औसतन 1,25,000 वोटों का था। और कई सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतते जीतते रह गई, और इसलिए बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने का लक्ष्य इसी कैलकुलेशन के आधार पर रखा है। और यह है कि यह 370 सीटों का जो आंकड़ा कैसे बनता है। देखिए, 303 सीटें जो पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती थी और उसे यकीन है वो फिर से जीत लेगी, और 72 सीटें वो जिन पर बीजेपी पिछले बार चुनाव जीतते जीतते रह गई और दूसरे नंबर पर रही। और इस तरह ये सीटें अगर दोनों आप मिला लेंगे तो ये बन जाती हैं 375, और बीजेपी ने इस बार 370 सीटें जीतने का लक्ष्य इसी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए रखा है। लेकिन अब आप दूसरी तरफ कांग्रेस के इन्हीं आंकड़ों को देखिए। इसी फॉर्मूले से अब हम कांग्रेस को आंकते हैं। कांग्रेस ने पिछली बार 421 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 52 सीटें उसने जीती, 421 में से सिर्फ 52, और 209 सीटों पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। इसका मतलब यह हुआ कि देश में अभी 209 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस आज भी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, और यह बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कांग्रेस खत्म हो रही है, लेकिन सोचिए 209 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस नंबर 2 पर थी, यानी उसका एक राष्ट्रीय फुटप्रिंट है। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती है कि इन सीटों पर दूसरे स्थान पर रहते हुए भी उसे बहुत कम वोट मिले थे, यानी वो इन सीटों पर दूसरे स्थान पर तो थी लेकिन बुरी तरह से हारी थी। जहां बीजेपी 72 सीटों पर 42% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी, वहीं कांग्रेस सिर्फ 19.7% वोटों के साथ 209 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। तो जहां बीजेपी दूसरे स्थान पर थी उसके पास तो 42% वोट शेयर उसे मिला, दूसरी तरफ कांग्रेस को मुश्किल से 20%। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस 209 सीटों पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन अब भी उसके पास इन सीटों पर इतने वोट नहीं हैं कि वो इन सीटों को जीत सके। और यह बात कल भी हमने आपसे कही थी कि राजनीतिक गणित यह कहता है कि जिन सीटों पर किसी पार्टी का वोट शेयर औसतन 20% या उससे कम होता है, उस सीट पर उस पार्टी की जीत की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इसीलिए बीजेपी के लिए तो उन सीटों पर जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है जहां वो पिछली बार दूसरे नंबर पर थी। लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसी सीटों पर जीतना आज भी बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो चुनाव में देखिए अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में फ्रीबीज वाली राजनीति अब कहां तक पहुंच गई है। मुफ्त की जो राजनीति है वो कहां तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र की चंद्रपुर लोकसभा सीट से
बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली एक महिला उम्मीदवार वनीता राउत ने यह ऐलान किया है कि अगर वो चुनाव जीत गई और सांसद बन गई तो वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को शराब की बोतलों पर सब्सिडी देंगी, गांव में बियर के बार खुलवा देंगी, युवाओं को शराब के ठेके दिलवाएंगी और उन्हें सांसद निधि के रूप में जो फंड मिलेगा उस फंड से वो गरीबों को राशन कार्ड दिखाने पर मुफ्त शराब बांटेंगी। को लेकर आप चुनाव में उतरिए, बताइए। मैं गांव वहाँ बियर बार, ऐसे मेरे मुद्दे है। इस मुद्दे पे मैं चुनाव में खड़ी हूँ और जो गौर गरीब जनता है उसमें जो भी सरकार आनंद का शिद्दा दे रहे हैं वो आनंद शिद्दा के साथ एक बिस्की बिहर सरकार ने देना चाहिए गौर गरीब लोगों को। और जब चंद्रपुर क्षेत्र के लोगों ने अगर मुझे खासदार बना दिया तो मैं उनको आनंद शिद्दा के साथ बिस्की बियर मेरे खासदार निधि से मैं उनको देना चाहूंगी। तो देखिए, हमारे देश में लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे इससे देश पर बुरा असर पड़े, समाज पर बुरा असर पड़े।